Hey guys, welcome to the channel, and today's topic is leakage protecting devices that includes ELCB, RCD and RCBOs. So नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ELCB, RCCB एंड RCBO। और मैं होप करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास कोई भी क्वेरी पेंडिंग नहीं रहेगी रिगार्डिंग ELCB, RCD एंड RCBOs। तो बेसिकली दोस्तों, सबसे पहले कि ELCB होता क्या है। ELCB आप जैसे कि जानते हैं कि ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, और RCCB और RCD एक ही होता है। इसका मतलब होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जो इनका प्रिंसिपल होता है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम है। और RCB होता है मेरा RCB प्लस मेरा ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओके दोस्तों, तो अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि इनकी ज़रूरत क्या है, इनको क्यों काम में लिया जाता है, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर की अपन बात करेंगे ELCB की। तो सबसे पहली चीज कि लीकेज करंट या लीकेज क्या होता है। तो मेरा जो भी सपोज करो सर, आप ये जो देख पा रहे हैं ये RCD है, ये टोटल RCD है। और ये RCD मेरा इसमें दो फेज और न्यूट्रल एंटर किया, और इससे मेरा आउटकम भी फेज और न्यूट्रल रहना चाहिए, जो कि मेरा लोड पे जाता है। ओके, ये मेरा लोड हो गया और इससे फेज और न्यूट्रल मेरा लोड तक जा रहा है। बट सपोज करो यदि ये फेज है, इसमें से यदि किसी ने टच कर दिया या इसको और पाथ मिल गया, तो इसका इंटेंडेड जो पाथ है वो न हो के यदि ये लीक कर रहा है तो इसको बोलेंगे मेरा लीकेज करंट। और मेनली ये डिवाइसेस इसलिए काम में लिया जाता है कि ये शॉक प्रूफ है, मतलब आदमी को शॉक से बचाने के लिए। यदि सेफ्टी वाइज बात करें तो इसका सब बहुत ज़्यादा रोल है। लगभग सारे स्टैंडर्ड्स ने ये अभी डिक्लेयर कर रखा है कि आपके पास RCD और RCCB, ELCB घर में या रेजिडुअल जहाँ कमर्शियल बिल्डिंग्स है वहाँ पे लगा होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इस केस में आदमी को शॉक लगेगा और एक सर्टेन एम्पियर मिली एम्प्स के ऊपर यदि ये करंट फ्लो होता है तो आदमी की जान तक जा सकती है। तो अपन डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दिस। तो सबसे पहले अपनी जो डिवाइस है वो है ELCB। तो ELCB बहुत ही पुराना टर्म है, जो वोल्टेज बेस्ड डिवाइस है। आजकल ये घरों में सब कुछ जो लगे होते हैं उनको ELCB बोलते हैं लोग, पर वो गलत टर्म है। अभी जो यूज में लिया जाता है वो RCD और RCCB है। ओके, और ये है करंट बेस्ड डिवाइसेस। और जो RCD है मेरा वो कंफर्म करता है IEC स्टैंडर्ड 61008। दोस्तों, मेरे सारे वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि मैं कोई जो रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको बताऊं, ताकि आपके लिए अच्छा रहे। एक चीज और ध्यान रखनी की, जो मैं RCD अपन काम में लेते हैं वो मेरा फॉल्ट के केस में यदि मेरा कुछ फॉल्ट अकर करता है तो ये ट्रिप नहीं होगा। ओके, बट तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो एक और डिवाइस आती है दोस्तों जिसको बोलते हैं RCBO, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर विद ओवरलोड प्रोटेक्शन। करेक्ट। तो ये मेरा होता है RCD प्लस MCB। तो ये मेरा ओवरलोड के लिए भी मेरा प्रोटेक्शन देगा और मेरा शॉर्ट सर्किट के लिए भी प्रोटेक्शन देगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने MCB के वीडियोस में बताया था, इसका भी सेम RCD एक डिवाइस आपको दिख रहा है जिसके नेम प्लेट C16 लिखा है, मतलब ये 16 एम्पियर इसका ऑपरेटिंग करंट हुआ, और 10,000 लिख रखा है, मतलब 10 किलो एम्प्स इसका ब्रेकिंग करंट हुआ। और इस पे एक ट्रिपिंग नॉब भी होता है जिसके बारे में और अपन डिस्कस करेंगे। आप ट्रिप बटन ध्यान रखना। और ये I डेल्टा है, एक वैल्यू लिखी हुई है 30 मिली एम्प्स। तो ये इसकी सेंसिटिविटी होती है कि 30 मिली एम्प्स से अबो यदि करंट फ्लो होता है, 30 मिली एम्प्स करंट फ्लो होता है तो ये ट्रिप हो जाएगी। ओके, तो 30 मिली एम्प्स ही क्यों लिया गया, तो ये मेरा एक IEC स्टैंडर्ड है 60755, जो ये बताता है कि मेरा RCD का जो डिजाइन है उसकी सेंसिटिविटी क्या क्या रहनी चाहिए, और किस किस पर्पस के लिए काम में लेते हैं, तो किस किस सेंसिटिविटी की मेरी RCD काम में ली जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है ये ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी का बहुत रिसर्च के बाद में ये कैलकुलेशन किया गया है कि पार्टिकुलर पार्ट्स जो हैं उसमें अलग अलग इसका रेजिस्टेंस रहता है। ह्यूमन बॉडी कंडक्टिव है। यदि मैं इसका हेड टू टो की बात करूंगा तो अलग रेजिस्टेंस रहेगा, हैंड टू हैंड बात करूंगा तो अलग रेजिस्टेंस रहेगा। तो I डेल्टा N जो है, सेंसिटिविटी जो है वो 30 मिली एम्प्स है। यदि 30 मिली एम्पियर से ज्यादा यदि ह्यूमन बॉडी में फ्लो होता है तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होने का चांस रहता है, और ये मेरे कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है और ह्यूमन की डेथ तक हो सकती है यदि मेरा इस मिली एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होता है। तो इसीलिए दोस्तों, लगभग आजकल सारे स्टैंडर्ड्स में ये बताया गया है कि
आप यदि कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काम करते हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो आपके पास आरसीडी या आरसीसीबी होना ही चाहिए। तो अपन बात कर रहे थे आईईसी 60755, ये स्टैंडर्ड बताता है मेरा एचएस, एमएस और एलएस। मीन्स कि मेरा सेंसिटिविटी जो है, हाई सेंसिटिविटी वाली डिवाइसेस वो रहती है जिसमें 10 मिली से 30 मिली आरसीडी काम में ली जाती है। और वो कहाँ ली जाती है? जहाँ पर लाइफ इंजरी प्रोटेक्शन हो। मीन्स कि ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी कहीं भी आपकी आ रही है तो उसकी लाइफ इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डिवाइस काम में लिया जा रहा है वो है हाई सेंसिटिविटी वाला। उसके बाद में आता है एमएस, मीडियम सेंसिटिविटी वाला, जिसमें 100 मिली से 1000 मिली तक वेरी कर सकते हैं। जनरली ये फायर प्रोटेक्शन जहाँ भी चाहिए वहाँ पे काम में लेते हैं। लो सेंसिटिविटी वाले जो एरियाज हैं वहाँ पे 3 एम्पियर से 30 एम्पियर तक सेंसिटिविटी वाला आरसीडी काम में लिया जाता है, जो मेनली अपना जो मशीनरी है उसकी प्रोटेक्शन में काम में लिया जाता है। तो दोस्तों अब आ गया है ईएलसीबी। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ईएलसीबी क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल क्या होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये ईएलसीबी हो गया, पर ये वोल्टेज ईएलसीबी मैंने लिखा है क्योंकि ये वोल्टेज बेस्ड डिवाइस है। ओके, तो सबसे पहले एक सोर्स हो गया, एक लोड हो गया, और ये जो मेरा डिवाइस है जो बीच में लगा हुआ है बॉक्स में, इसको अपन बोलेंगे ईएलसीबी। ओके, जब भी मैं ईएलसीबी बोलता हूं तो बाय डिफॉल्ट ये वो वोल्टेज बेस्ड डिवाइस है। तो इसके 6 टर्मिनल होते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं 6 टर्मिनल में ये फेज इन हो गया, ये फेज आउट हो गया, ये न्यूट्रल इन हो गया, ये न्यूट्रल आउट हो गया। इसको बोलेंगे अर्थ और इसको बोलेंगे फॉल्ट, या आप अर्थ भी बोल सकते हो, लोड अर्थ भी बोल सकते हो, बट इसको फॉल्ट बोलते हैं जनरल टर्म्स में। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे ही मेरा फेज करंट यहां से पास होगा, ये स्विच यदि मेरा ईएलसीबी ऑन होगा तो ये मेरा लोड को जाएगा और न्यूट्रल और भी मेरे लोड को जाएगा। बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है अपने साथ कि मैं ईएलसीबी को मैं यहां से अर्थ करता हूं और यही कंडक्टर में ले जाता हूं जो मैं लोड पे कनेक्ट करता हूं। तो जब भी यदि मेरा ये फेज यदि मेरा किसी ये कंडक्टर के पाथ पे टच हो जाता है, बॉडी को टच हो जाता है लोड के, तो एक क्या होगा कि मेरा फेज है यहाँ पे यदि टच होता है तो ये अर्थ को टच होगा तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज जनरेट होगा। जो ये वोल्टेज जनरेट होगा तो यहाँ ये जो मेरा फॉल्ट कंडक्टर है और मेरा जो अर्थ कंडक्टर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये जो मेरा रिले पार्ट है, ये रिले पार्ट क्या करता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को सेंस करता है, और यदि वो पोटेंशियल डिफरेंस अबव 49 to 50 वोल्ट आता है तो ये ट्रिगर हो जाता है, और ये जैसे ही प्लंजर लगा हुआ है तो ये ऑपरेट होकर ये फेज और न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो दोस्तों ये जानने की बात है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस पे काम करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है, यदि मेरा ये पार्टिकुलर फेज यदि इसकी बॉडी को टच कर ले तो ठीक है, तो इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आएगी जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये फेज यदि मेरा इसी बॉडी के अर्थ से अर्थ होता है, यदि ये किसी और पाथ से अर्थ होगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जो अपन आगे इसके जो लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस हैं उसके साथ में डिस्कस करेंगे। इसमें भी एक टेस्ट बटन होता है जो अपन बात कर रहे थे। यदि मैं इस टेस्ट बटन को दबाता हूं तो इससे क्या होगा कि इसका जो अर्थ है वो डायरेक्टली इसको यहां मिल गया, तो ये एक्चुएट हो जाएगी। तो मुझे ये टेस्ट करने के लिए काम आता है कि मेरा ईएलसीबी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उस केस में पर आपको फेज और न्यूट्रल दोनों अवेलेबल होना जरूरी है, और फेज के लिए मेरा पावर आना भी जरूरी है। यदि नहीं है तो मेरा उस केस में टेस्ट बटन काम नहीं करता है। सो फाइनली यही कंक्लूड हुआ कि मेरा जो ये 6 टर्मिनल एक ईएलसीबी है जिसमें यदि मेरा फेज है वो अर्थ के कनेक्ट में आता है, जो रिटर्न पाथ है वो अर्थ ही रहता है, तो उस केस में ये वोल्टेज क्रिएट करके ऑपरेट हो जाता है। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे कि ईएलसीबी का डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले कि यदि मेरा फेज का पाथ, जैसे अपन ने बताया कि यदि वो किसी और बॉडी से अर्थ होता है, यदि उसकी जो मेरा लोड बॉडी है उसके अलावा किसी और पाथ से लीकेज करंट होगा तो ये एक्चुएट नहीं होगा। ओके, यदि कोई मेरा फेज कंडक्टर को टच कर लेता है, जैसे कि अपन ने देखा था कि मेरा फेज और न्यूट्रल आया और बीच में मैंने ये ईएलसीबी लगा रखा है और यहां से ये मेरा लोड है, यदि ये मेरा लोड कनेक्टेड है और जैसे कि अपन ने बताया था कि ये मेरा ईएलसीबी हो गया। ठीक है बहुत। तो यदि ये फेज मेरा कोई आदमी टच कर लेता है यहाँ पे बीच में, तो इस केस में ये ट्रिगर या एक्चुएट नहीं होता है। ठीक है, और
क्या होता है कि तभी ये ट्रिप करेगा जब मेरा लीकेज करंट फ्लोज थ्रू दी अर्थ कंडक्टर। यदि मेरा यहाँ पे एक बता रहे थे कि अर्थ कंडक्टर यदि इसके थ्रू ही पास होगा तो ही ये ट्रिप करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसके लिए अपन को एक एक्स्ट्रा कनेक्शन देना होता है, जैसे कि आपने देखा कि, और ये कॉमन कनेक्शन देना होता है, यही अर्थ कंडक्टर यहाँ पे जाता है। ठीक है, इसकी सेंसिटिविटी बहुत लेस होती है क्योंकि अपन ने देखा था अराउंड 50 वोल्ट इसके लिए चाहिए कि ये ऑपरेट हो। उसके बाद में कि जो भी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है जो पुरानी होती है जिसमें वोल्टेज लीकेज एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, उस केस में ये डायरेक्टली ट्रिगर हो जाता है, मतलब माल फंक्शन भी कर देता है। सो फिर ELCB की जो वोल्टेज बेस्ड डिवाइस था उसकी जो रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशंस थी उससे ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अपन ने बहुत सी बार ये देखा कि वो वोल्टेज बेस पे ही ट्रिप कर रहा है, और यदि आदमी भी उस फेज को डायरेक्टली टच कर देता और वो अर्थ उस कंडक्टर पे नहीं हो रहा होता तो वो ट्रिप नहीं करती। तो इसके लिए जो डिवाइस आई दोस्तों उसका नाम था RCCB RCD। ये आप जो देख रहे हैं ये करंट बेस्ड डिवाइस है, और ये इसका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही ईजी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक सोर्स है जिससे फेज और न्यूट्रल आ रहा है। ये मेरा एक ये स्विच हो गया जो मेरा फेज और न्यूट्रल को कंट्रोल कर रहा है, और ये टोटल मेरा जो डिवाइस है वो मेरा है RCD। और इसके अंदर एक करंट ट्रांसफार्मर होता है जो अपन डिस्कस करेंगे, और इसका फेज और ये न्यूट्रल गया लोड को। इसमें अपने ये रिक्वायरमेंट है कि मेरा लोड जितने भी है वो मेरा अर्थ होने चाहिए, सप्लाई सोर्स के एंड पे न्यूट्रल भी मेरा अर्थ होना चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हो कि किसी भी इंडस्ट्री में जितनी भी मेरे मेटेलिक बॉडी है उनको अर्थ करने का प्रोविजन, ये भी एक मेरा स्टैंडर्ड है जिसको कंफर्म करना जरूरी है, तो होते ही है। तो इसके जो डिजाइन वो इस तरह है, इसमें 3 कॉइल्स लगी होती है जो फेज से जुड़ी होती है दोस्तों। जो आप ये देख पा रहे हैं इसको फेज कॉइल या सप्लाई कॉइल बोलते हैं, और जो इसके थ्रू पास होके ये जा रही है डायरेक्टली लोड में। सेम मेरा न्यूट्रल जो आया इसके लिए मेरा जो कॉइल है इसको बोलते हैं न्यूट्रल कॉइल, इससे जा रहा है और ये जाता है मेरा लोड में। तो दोस्तों जो मेरा इससे करंट पास हो रहा है तो इसमें क्या होगा, एक EMF जनरेट होगा, एक मेरा बेसिकली क्या होता है एक फ्लक्स बोलते हैं, तो इसको मैं बोल लूंगा फेज फ्लक्स। ठीक है, फाई से अपन दर्शाते हैं तो, और इसको बोलूंगा मैं न्यूट्रल फ्लक्स, तो फाई N बोल देते हैं, फाई P बोल देते हैं। तो जब भी नॉर्मल कंडीशन है तब मेरा जब भी ये नॉर्मल कंडीशन में जब पास कर रहा है तो जो ये करंट इधर से पास कर रहा है वही करंट इधर से आके वापस जुड़ जा रहा है। मतलब दोस्तों एक चीज आपको खासकर ध्यान रखना है कि ये मेरा KCL का जो करंट लो है कि किसी भी नोड पे जितना करंट एंटर करता है उतना लीव करता है उसको फॉलो करता है। तो मीन्स आपको कोई पूछता है तो ये KCL के प्रिंसिपल पे काम करता है, ये ध्यान रखना है। तो जब अब जैसे अपन ने बात की कि ये करंट जैसे ही सर्च कॉइल में आके फेज कॉइल में आके न्यूट्रल कॉइल में वापस पहुंच जाता है तो मेरा ये RCD है मेरा नॉर्मली ऑन रहता है, एक्टिव रहता है। पर जैसे ही सपोज करो यहाँ पे किसी आदमी ने टच कर लिया या लीकेज करंट यहाँ पे इसको मिल गया, उस केस में जब मेरा न्यूट्रल का करंट है उसकी वैल्यू थोड़ी वेरी करेगी। जब वैल्यू वेरी करेगी तो क्या होता है, बेसिकली एक फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा है, ये फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा है, तो इन दोनों के फ्लक्स का जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो 0 है। बट यदि इसके फ्लक्स में यदि वेरिएशन होता है, मीन्स कि मेरा यदि करंट यहाँ से पास कर रहा है, उस केस में मेरा न्यूट्रल फ्लक्स फेज फ्लक्स से वेरी करेगा, तब ये सर्च कॉइल डिटेक्ट करती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रेजिडुअल फ्लक्स, इसको बोलते हैं दोस्तों रेजिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। और रेजिडुअल फ्लक्स के कारण इसमें EMF जनरेट होता है, EMF जनरेट होने के कारण मेरा रेजिडुअल करंट फ्लो होता है। तो जो रेजिडुअल करंट फ्लो होता है इसीलिए इसका नाम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। ओके, क्योंकि इसका प्रिंसिपल इसलिए ये है कि मेरा जो रेजिडुअल करंट है उसके कारण इसको ट्रिप होना है, इसलिए इसका नाम रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर है। तो ये रिले सेंस कर लेती है उस करंट को, उसके बाद में ये प्लंजर को ऑपरेट करके इन स्विच को ओपन कर देती है। तो इसको वापस एक बार ब्रीफ करते हैं। तो मेरा जो फेज फ्लक्स है और न्यूट्रल फ्लक्स है ये दोनों इक्वल है, उस केस में मेरा जो रेजिडुअल फ्लक्स है वो 0 रहेगा। तो मेरा कोई भी फ्लक्स सर्च कॉइल में इंड्यूस नहीं होगा, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो ट्रिप करंट फ्लो नहीं होगा। बट यदि फेज फ्लक्स और न्यूट्रल फ्लक्स में यदि कोई वेरिएशन है, इनका यदि मेरा रिजल्टेंट सम कुछ ऐसा आ रहा है जो नॉन जीरो है, तो उस केस में मेरा इंड्यूस EMF होगा जो कि एक रेजिडुअल करंट फ्लो कराएगा जिससे ये ट्रिप हो जाएगा। तो दोस्तों जितने भी मेरा RCD है RCCB है उनको अपन को टेस्ट भी करना होता है। टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल जैसे मैंने ELCB में बताया, यदि मैं इस पुश बटन को प्रेस करता हूं तो उस केस में इसको एक रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया। जैसे ही इसको पाथ मिल गया तो मेरा न्यूट्रल और सप्लाई के बीच में जो डिफरेंस हो जाएगा, मतलब फेज और न्यूट्रल के बीच में करंट का डिफरेंस हो जाएगा। तो
उस केस में मेरा ये ट्रिप हो जाएगा। बट इस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा फेज और न्यूट्रल अवेलेबल होगा तभी इस टेस्ट बटन को मैं काम में लूंगा, अदरवाइज ये ट्रिप नहीं होगा। मतलब यदि मैं लोड को कनेक्ट कर लूँ और मैंने सप्लाई और सोर्स ही बंद रखा है, उस केस में मैं सोचूंगा कि आरसीडी और आरसीसीबी को चेक करता हूँ तो नहीं कर पाऊंगा। ये जनरली 1 मंथ ऐसा हर मैन्युफैक्चरर अपने अपने जो डेटा शीट आती है उसमें लिख के देता है। तो 1 मंथ में आपको एक बार ये टेस्ट बटन को प्रेस करके देखना चाहिए कि मेरा आरसीडी आरसीसीबी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और बेसिकली एक चीज ध्यान रखना, ये केसीएल के रूल्स पे काम करता है, केसीएल लॉ पे काम करता है। तो मेरा फेज और न्यूट्रल जो है उस करंट का जो मेरा रिजल्टेंट करंट है वो 0 आना चाहिए। तो ये मेरा केसीएल लॉ हो गया। ओके, तो टेस्ट के लिए और क्या क्या इसमें ध्यान रखना होता है। तो टेस्ट के लिए इसका जो कंटिन्यूअस करंट है, सपोज करो ये कितने मिली एम्पेयर, जितने भी मिली एम्पेयर की है, उसमें जो मेरा 40 to 50% जो मेरा करंट है वो कंटिन्यूअस फ्लो कराऊंगा 5 सेकंड के लिए। उस केस में ये ट्रिप नहीं होनी चाहिए दोस्तों, मतलब ये माल फंक्शन नहीं करेगी। दूसरा टेस्ट मेरा क्या होता है कि अब एक चीज और है जैसा कि बताया था कि ये ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्शन में काम में लेते हैं। तो 30 मिली एम्प्स तक तो ह्यूमन की बॉडी झेल लेती है। मतलब मैं 30 मिली एम्प्स उसको यूं तो नहीं है कंटिन्यूस देता रहूं, एक सर्टेन टाइम भी होता है, वो ये होता है कि उस टाइम के अंदर अंदर आरसीडी को ट्रिप हो जाना होता है। तो उसके लिए भी एक टेस्टिंग करते हैं जिसमें यदि टाइप 1 है दोस्तों, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वो 40 मिली सेकेंड्स में ये ट्रिप करनी चाहिए। और टाइप 2 है तो वो 300 मिली सेकेंड में ट्रिप करनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की बात है कि आरसीडी ट्रिप तो होना चाहिए। आप पुश बटन से चेक करोगे तो ये तो इंस्टेंट ट्रिपिंग देगा, बट यदि आप इसको एक डिवाइस आती है जिससे अपन टेस्ट करते हैं, जो मैं अगले नेक्स्ट वीडियोस में कभी शेयर करूंगा, उस डिवाइस से अपन चेक करते हैं तो कितनी मिलीएम्प से चेक करते हैं और कितने टाइम पे ये ट्रिप होती है वो अपन को नोट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 300 मिली सेकेंड से ये कम में ट्रिगर हो जानी चाहिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो में कुछ ये स्पेशल चीज है कि आरसीसीबी की भी लिमिटेशंस होती हैं। ओके, आपने सबसे पहले एलसीबी लगाया, एलसीबी का लिमिटेशंस था कि वो वोल्टेज बेस्ड थी, उसका लीकेज मतलब वो ये नहीं था कि हमेशा ह्यूमन को बचा ही ले। तो आरसीसीबी आई, आरसीडी आई, कुछ कंट्रीज में आरसीडीज बोलते हैं, अपने इंडिया में अपन आरसीसीबी ही वर्ड काम में लेते हैं। तो दोनों सेम ही है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्या होता है, यदि आरसीसीबी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो यदि मेरा नॉर्मल आरसीडी लगा हुआ है और उसके अंदर में नॉन साइनोसॉइडल, मतलब मैं नॉन स्टैंडर्ड वेवफॉर्म यदि उसके थ्रू पास कराता हूं, तो ये गारंटी नहीं है कि वो ट्रिप करेगा या नहीं करेगा। तो ये अपन को ध्यान रखने की बात है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी अनवांटेड ट्रिपिंग भी आ जाती है। यदि मैं कुछ ऐसी ड्राइव्स में इनको लगाता हूं जिनका इनिशियल लोड या सडन लोड चेंजेस होता है, उस केस में ये माल फंक्शनिंग कर देती है। तो अपन ये नहीं समझ पाएंगे कि ये अर्थ लीकेज के कारण हुई है या किसी और कारण से हुई है। तीसरी चीज ये है कि ये अपन को ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए अपने पास आरसीबीओ है। ओके, आरसीबीओ है, बट ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा। पर ऑल टुगेदर ये एमसीबी प्लस आरसीडी की कॉस्ट से तो सही रहेगा। ओके, और सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट इसमें यदि ये है, तो मैं आपको इसके लिए वापस एक बार, ये फेज है, ये न्यूट्रल है, और यदि मेरा ये आरसीडी डिवाइस है और ये फेज और न्यूट्रल इसके आउटपुट्स हैं, और ये यदि मेरा लोड है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में इसके बाद वीडियो कंक्लूड कर रहा हूं। यदि मेरा ये फेज किसी ह्यूमन बॉडी को टच करता है और ह्यूमन बॉडी वापस न्यूट्रल पे टच करती है, तो उस केस में एक चीज होगी कि जो मेरा करंट का पाथ है वो वापस यहां से घूम जाएगा। मतलब कि जो मेरा फेज में करंट गया और न्यूट्रल से वापस आया, उस करंट में चांस है कि जितना मिलीएम्प्स चेंज आना चाहिए उतना नहीं आएगा, तो ये सेम करंट ही रहेगा। उस केस में भी आरसीडी काम नहीं करेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। थैंक यू।